हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। तो दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से वक्फ बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव देखने के लिए मिल सकता है हम लोग को। और वो तनाव किस रीज़न की वजह से है? ऐसे क्या अमेंडमेंट्स, ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं? जैसे कि एक पार्टी कह रही है कि इसको रिजेक्ट करना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट? तो ऐसे क्या रीजंस है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है? व्हाट इज वक्फ? तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो वक्फ है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने के लिए मिल रही है इस समय पे। तो अभी आप देखो, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग मैंने लगाया हुआ है। इसमें लिखा है पार्लियामेंट बजट सेशन के ऊपर, जो कि लगभग 8 घंटे चलने वाला था, राइट? तो बेसिकली ये वक्फ है क्या? ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है जिसको लेके इतना ज़्यादा ये तनाव मचा हुआ है, इतना बवाल कि भाई पार्लियामेंट के अंदर बिल को फाड़ देना, ये सब बहुत बड़ी बात होती है। तो बेसिकली आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसा कि एक मैसिव शटडाउन है। एक्चुअली क्या हुआ है कि लोकसभा एक बिल पास करने की कोशिश कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं वक्फ के ऊपर बेसिकली ये है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसको हम लोग जानेंगे कि ये कैसे पास होने वाला है, क्या इसके चेंजेस क्या हैं। बेसिकली इसके हम चेंजेस के ऊपर आज बात करने वाले हैं। और ये बेसिकली 8 घंटे की डिबेट चलने वाली थी। 8 घंटे की डिबेट चली है, राइट? तो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में उसके बाद एसेंट मिलके ये एक एक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि वक्फ क्या है, तो यार देखो, वक्फ इज एक तरीके से ऐसा होता है ना कि ऐसे समझो कि इट इज़ अ इस्लामिक प्रैक्टिस। ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि अगर आपने, मान लीजिए आप किसी भी रिलीजन के, नो मैटर व्हाट, कि आप किसी भी रिलीजन के, लेकिन अगर आपने अपनी जो ज़मीन है या कुछ भी उसको दान कर दिया, फॉर विच पर्पसेस? फॉर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस। अगर आपने इनको क्या कर दिया, दान दे दिया, तो वो अब वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, ये जितना मुझे रिमेम्बर है, ये वकूफ़ा इज अरबिक वर्ड, जिसमें शायद कहते हैं कि रोक देना, होल्ड करना, राइट? वकूफ़ा QUFA ऐसे कुछ अरबिक वर्ड है। आई डोंट नो अरबिक्स, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें। बेसिकली यही शायद इसका जो डिराइव हुआ है वो यही हुआ। इसको कहते कुछ ज़तकिया, कुछ ऐसे करके कहते थे। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें आपको पूरी तरीके से इसकी डिटेल्स दूंगा। इट वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम जे ओनली, राइट? तो बेसिकली अभी आप समझिए कि वक्फ क्या है। इसको वक्फ के नाम से ही, अगर हमारे यहाँ है तो वक्फ के नाम से ही आप जान लो कि बेसिकली इसमें अगर कोई भी चीज़ आप लैंड दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, वो इस्लामिक प्रैक्टिस के लिए आपने दिया है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए दिया है, तो वो क्या हो जाएगी, वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को सोल नहीं किया जा सकता, सेल नहीं किया जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता, और इनहेरिटेड नहीं होती है, ठीक है? इनहेरिटेड मतलब टाइम टू टाइम, जैसे आपके बच्चे ऐसा ये नहीं दिया जा सकता कि इसको बेचा भी नहीं जा सकता और इसको वापस भी नहीं किया जा सकता। आप वापस नहीं ले सकते हो, एक बार आपने दान दे दिया तो दे दिया। बेसिकली इसको एक बहुत ही पॉजिटिव पर्पस का बना के, पॉजिटिव दिखा के इसको, जो और ये जो जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सारी रिसर्च के बाद ही कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? तो सारे पॉजिटिव थिंग्स दिखा के ही इसको लेके आया गया था। तो लोग ऐसा कहते थे, इसका नाम जो दूसरा था ना, वो मुझे अभी एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा, बट जो इसको कहते थे कि इसने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, ऐसे करके बोला जाता था। तो बेसिकली इसका मतलब यही है। अगर मैं बात करूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, जैसा कि अभी मैंने बताया ना आपको कि रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस यही हो सकता है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कल एक शराब का अड्डा बना दिया उसको, ये नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें आता है एक मस्जिद बना सकते हो, या स्कूल्स बना सकते हैं आप, ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स, या किसी गरीब के लिए मदद कर सकते हो आप। तो बेसिकली ये इनका चीज़ें। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि अमेंडमेंट्स जिसके ऊपर इतना तनाव चल रहा है, क्या है वो अमेंडमेंट ऐसा क्या है? देखिए, बेसिकली क्या था ना कि जो पहला बिल था वो 1954 का था, 1954 का। लेकिन अब जो हम लोग लेटेस्ट वाला है ना, जिसको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 1995 का है। 1990 मतलब काफ़ी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स हुए। तो अब जो हम अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 1995।
1995 का बिल। तो बेसिकली इसमें है क्या इस चीज़ को बार बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है, और इसको लेके बताया जा रहा है कि नेशन वाइड हम एजिटेशन पैदा करेंगे एज यूजुअल। तो बेसिकली इसको बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से असॉल्ट है, ठीक है, और इससे पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन हो सकता है इलेक्टोरल गेन्स के लिए। ये जो हमारी रूलिंग पार्टी है ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा बताया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली अब ऐसा है कि नहीं है, इसमें क्या चेंजेस हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो पहला चेंज है ना, इसमें होना चाहिए, देखो पहले क्या होता था ना कि इसमें कोई भी मुस्लिम मेंबर ही रहते थे, बेसिकली इसमें सारे मुस्लिम मेंबर्स रहते थे। तो अब जो इसमें अमेंडमेंट आया तो इसमें कहा गया है 2024 का जो बिल है उसमें कहा गया है कि देखो जो इसका सीईओ होना चाहिए, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, वो नॉन मुस्लिम होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्लस 2 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो मुस्लिम ना हो। तो मतलब बेसिकली हम देख रहे हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात की जा रही है कि इसमें भाई अब कुछ लोग हो तो, लेकिन इसको लेके वक्फ बोर्ड जो था वो कहाँ गया, हमारे जेपीसी के पास गया। जेपीसी क्या है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाने के बाद क्या होता है कि उन्होंने बोला कुछ चेंजेस करिए, आप ठीक है आप रखिए, लेकिन एक काम करिए कि जो हमारा मेंबर होगा ना जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर का होगा या जॉइंट सेक्रेटरी होगा, ओके, और उसको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, मुस्लिम लॉ की, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम देखने के लिए मिल सकती है कि इसके लिए अगर बात की जाए तो देखा जाए तो फिर ये चीज़ें जाके वहीं पे अटक गई कि हाँ रिलीजियस मैटर में नॉन मुस्लिम को तो पार्ट होना ही चाहिए। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि दूसरा क्या चेंज है, देखो होता क्या है ना कि पहले जो क्या होता था कि इसकी सारी पावर जो थी वो ट्रिब्यूनल के हाथ में थी। होता क्या था कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो था वही सारी चीज़ें इसके अफेयर्स को मैनेज करता था, वही सारी चीज़ें मैनेज करता था, वहीं कोर्ट्स लगते थे, उसी के उसमें आप जाके सारी सुनवाई होती थी। लेकिन अब इसके तहत कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होनी चाहिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट अगर कोई है कि वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ बोर्ड या गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको कौन देखे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होनी चाहिए। बेसिकली ये कहने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसकी मैं जेपीसी अमेंडमेंट की बात करूं, जेपीसी एक्सेप्टेड द अमेंडमेंट, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसमें सीनियर देन डिस्ट्रिक्ट जज का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का उन्होंने प्रावधान रखा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इससे एक काम करते हैं, अमेंडमेंट तो आपका हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर का कोई हम सीनियर ऑफिसर देखते हैं। तो बेसिकली अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, उससे सीनियर के ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर देखो इसमें कहा यह गया है ना कि यार देखो इसको अपॉइंट कौन करेगा, इट शुड बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, राइट। तो उन्होंने बोला कि जो ऑफिसर्स आप अपॉइंट करोगे वो कौन अपॉइंट करेगा, वक्फ ने नहीं बोला, ये गवर्नमेंट ने बोला कि इसको इट शुड बी, दिस बिल इज सेइंग इट शुड बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यार आप एक बात बताओ, जो स्टेट गवर्नमेंट का बंदा होगा वो किसको सपोर्ट करेगा, राइट। तो यही इनके क्रिटिक्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्रिटिक्स के कहना है कि ये फेवर जाएगा गवर्नमेंट के ही फेवर में, हमेशा ये गवर्नमेंट के ही फेवर में जाएगा क्योंकि यार उनका बंदा उन्हीं को सपोर्ट करेगा, ये ऐसा कहना है इनका। तो अगर मैं बात करूं थर्ड पावर की, तीसरी की बात करूं तो मैं बात करता हूं रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। देखो वक्फ बाय यूजर होता क्या है, वक्फ बाय यूजर ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका लंबे समय से उस पर कुछ नहीं था और लंबे समय से वक्फ ने क्या किया, इस पर अपना मस्जिद बना लिया या स्कूल्स बना दिए या कुछ भी कर दिया, काफ़ी टाइम से इसमें नो डॉक्यूमेंटेशन, कुछ इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे बना हुआ है, तो इसको अब ये क्लेम कर सकते हैं कि इट इज़ वक्फ। इसको भी ये लोग क्लेम कर सकते हैं अगर ये लंबे समय से इस चीज़ पे सारी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं वक्फ बाय यूज़र, और इसी को हटाया गया है क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो यार बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर चली जाएगी, राइट। तो ये चीज़ भी सही नहीं है। देखो सेवरल मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड्स विल बी फॉलिंग इन दिस कैटेगरी, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर मैं बात करता हूँ वक्फ डेटाबेस की, तो बेसिकली इसमें कराना क्या है कि आपकी जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको आपको रजिस्टर करवाना है, आपको उसको रजिस्टर करवाना है। देखो वक्फ ना 2 टाइप में काम करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट में, ऐसे काम करते हैं। तो उनको क्या कराना है, उनको रजिस्टर करवाना है आपको एक बेसिकली सेट टाइम के अंदर। तो वो सेट टाइम क्या है, वो है विद इन 6 मंथ्स।
आपको विद इन 6 मंथ इसको क्या कराना है, रजिस्टर करवाना है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर देखो, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तब तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आपसे ये चीज़ ले सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी उसके डॉक्यूमेंटेशंस में टाइम लग रहा है, तो बेसिकली आपको थोड़ा टाइम और दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाएगा टाइम फ्रेम। तो ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। और इसका जो भी है, इसका जो भी केसेस बनेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल में नहीं, आगे भी लेके जाएंगे, वहीं हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। देखो, ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो होता था ना, ये 5th पार्ट है हमारा, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता था। जो पहले ट्रिब्यूनल डिसीजन ले लेती थी वो फाइनल होता था। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसमें ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो एकदम फाइनल हो जाता था कि हाँ यही चीज़ सही है तो यही सही है, अब इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब ऐसा हुआ है ना कि कमेटी बनाई जाती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉइंट ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी रहते हैं वो उसके मेंबर रहेंगे। और उसके बाद क्रूशियल चेंज है ये बिल का, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन रहता था ना उसको चेंज करेगा। अब ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं रहेगा, राइट। तो ट्रिब्यूनल जो है ना वो एकदम फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, और इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ अगर मैं देखूं कि किस तरीके से बात होगी तो राज्यसभा में आपको पता होगा। देखो बेसिकली इसको पास कराने के लिए कितने चाहिए? 119 इतने वोट्स चाहिए, मतलब। और ये पास होगा सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा, मतलब 51 प्लस की मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट के पास कितना है? 121 है। तो बेसिकली यहाँ पे तो ये पास ही हो जाएगा। और अब इसमें भी आप देख सकते हो लोकसभा में भी कि ये मेजॉरिटी से ऊपर है तो पास हो ही जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो देखिए जो इनके जो अलाई गवर्नमेंट है ना, जो नीतीश गवर्नमेंट है, नीतीश जी की जो गवर्नमेंट है, जेडीयू, उसने अर्ज किया कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होना चाहिए। मतलब इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो पुराना कुछ हो गया, जो पहले का जो होना था वो हो गया, अब जो आ रहा है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और इसी को देखते देखते जो मुस्लिम समाज है ना बिहार का, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इफ्तार पार्टी थी, इफ्तार पार्टी को भी उन्होंने क्या करने की कोशिश की, बॉयकॉट किया था। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने इफ्तार पार्टी भी जो नीतीश गवर्नमेंट ने दी थी उसको क्या किया था, उसको एक तरीके से बॉयकॉट करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली ये पूरा आपका जो था आपके वक्फ के बारे में था, जो जैसा कि मैंने आपको बताया वक्फ के बारे में था। तो वक्फ के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये एक बार बिल अच्छी तरीके से एक्ट बन जाए फिर मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे अमेंडमेंट हो सकते हैं, और भी मैं सारी चीज़ें आपको लेके आता रहूँगा। आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो विद अ क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या आर करेक्ट? The institution of वक्फ was introduced in India during Delhi Sultanate period। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? वक्फ का जो इंट्रोडक्शन था इंडिया में, बेसिकली ये यहाँ से नहीं आया है, ये जो आया था ये जो मक्का है वहाँ से आया था बेसिकली। तो वक्फ प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन अंडर कॉलोनियल एरा लॉज। ये बेसिकली आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपका आज का, ये आपके ऑप्शंस हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आई विल बी ब्रिंगिंग यू ऑल द अपडेट्स जो कि करंट में चल रहे हैं। आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो नाउ। तब तक के लिए बाय बाय।